हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिशा सिवाच एंड वेलकम टू मिशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम ब्लड क्लोटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड क्लोटिंग क्या होती है। ब्लड क्लोटिंग बोल दो या ब्लड कोएगुलेशन बोल दो, एक ही बात है। ब्लड कोएगुलेशन का मतलब होता है खून का थक्का जमना। कई बार हमने देखा होगा जब हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी इंजरी हो जाती है, मतलब कोई भी चोट लग जाती है, उस टाइम पे हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, खून बहना स्टार्ट हो जाता है। जब हम कुछ टाइम के बाद उसको नोटिस करते हैं तो वहां पे हमें खून बहता हुआ दिखाई नहीं देता, कोई जेल टाइप का सब्सटेंस सा दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जहां पे हमारे ब्लीडिंग हो रही थी, जहां पे भी कट लगा था, वहां से जो ब्लड बाहर निकल रहा था, अब वो ब्लड बाहर नहीं निकल रहा है। वहां पे एक जेल टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है, और वो क्या है, उस जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि वहां पे पपड़ी सी जम गई है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी से ज्यादा खून बाहर नहीं बह पाता है। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये जो कोएगुलेशन का सिस्टम है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड फ्लो हो रहा था, इंजरी के कारण जो ब्लड बाहर निकल रहा था बॉडी से, वो क्या हो जाता है, थोड़ी देर के बाद बहना बंद हो जाता है। अब ये जो सिस्टम है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड कोएगुलेशन। अब वो ब्लड कोएगुलेशन क्यों होती है और उसको करने में कौन कौन सी हमारी सेल्स सहायक होती हैं, ठीक है, उस चीज के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ब्लड कोएगुलेशन होता क्या है, खून का थक्का जमने का क्या मतलब है। ब्लड कोएगुलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारे ब्लड के अंदर जो सर्कुलेटिंग सब्सटेंस हैं, वो क्या हो जाते हैं, एक इनसोल्यूबल जल के रूप में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि हमारे सर्कुलेटरी सब्सटेंसेस का मतलब है ऐसे सब्सटेंस जो सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे हैं। और हमारी बॉडी में सर्कुलेशन का काम कौन कर रहा था, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन का काम कर रहा था ब्लड। ठीक है, ब्लड क्या कर रहा था, सर्कुलेशन का काम कर रहा था, हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा था एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। ठीक है, हार्ट से लेकर के पूरी बॉडी में और बॉडी से लेकर हार्ट तक सर्कुलेट करने का काम कौन कर रहा था, ब्लड कर रहा था। अब उस ब्लड के अंदर ऐसा है नहीं कि, मतलब ब्लड के भी क्या थे, बहुत सारे कंपोनेंट थे। ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी, हमारे प्लाज्मा भी प्रेजेंट था और ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट थी। अब वो जो ब्लड सेल्स प्रेजेंट थी वो कौन कौन सी थी, रेड ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट थी, व्हाइट ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट थी और प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट थी। अगर हम बोल रहे हैं कि ब्लड फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि ये सारी चीजें भी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो हो रही हैं, ये सारी चीजें आपस में मिलके ही ब्लड की फॉर्मेशन कर रही हैं। और इस लाइन में हमने क्या बोला है कि ब्लड कोएगुलेशन का मतलब होता है जब सर्कुलेटिंग सब्सटेंस ब्लड के एक जेल के रूप में चेंज हो जाते हैं, उसी को हम ब्लड कोएगुलेशन बोलते हैं। अब ये सर्कुलेटिंग सब्सटेंस क्या है, सर्कुलेटिंग सब्सटेंसेस का मतलब है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं, व्हाइट ब्लड सेल हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये पहले कैसी स्टेट में थी, लिक्विड की स्टेट में थी। ठीक है, हमारा जो ब्लड था वो पहले लिक्विड की स्टेट में था, अब वो ब्लड क्या हो गया, कोएगुलेशन के बाद वो ब्लड जो लिक्विड स्टेट में था वो जेल के अंदर चेंज हो गया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम ब्लड कोएगुलेशन का नाम देते हैं। द जेल पल्प लीक इन ब्लड वेसल्स एंड स्टॉप द ब्लड लॉस ऑफ ब्लड। ये क्या करता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो डेड सेल्स होती हैं ना, वो इंजरी के साइड पे जा करके इकट्ठी हो जाती हैं, और इकट्ठी होने के बाद जब वो हवा के कांटेक्ट में आती हैं, और अंदर का भी कुछ मैकेनिज्म होता है जिसको हम बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये क्या बताना चाहता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, वो क्या कर देगा, इंजरी की साइड पे जा करके ये कंपोनेंट इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे हो करके वहां पे एक जेल की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, मतलब वहां पे एक पपड़ी से जमा देंगे, जिसके कारण ब्लड का लॉस होना बंद हो जाएगा। द प्रोसेस रिक्वायर कोएगुलेशन फैक्टर्स, कैल्शियम एंड फोस्फोलिपिड्स। अब ये बात बताई थी ना कि ये ब्लड जो कोएगुलेट हो रहा है इंजरी के साइड पे, वो अपने आप कोएगुलेट नहीं होगा, उसके लिए कुछ कोएगुलेशन के फैक्टर्स चाहिए होंगे।
ठीक है, जैसे कि कैल्शियम चाहिए होगा, फोस्फोलिपिड्स चाहिए होंगे, और क्या चाहिए होगा हमें, कोएगुलेटरी फैक्टर्स चाहिए होंगे। ठीक है, जैसे कि फिब्रिनोजन हो गया, ठीक है, थ्रोम्बिन हो गया। अब इनके बारे में आगे ये पढ़ेंगे कि थ्रोम्बिन है या फिर कैल्शियम है, वो ब्लड कोएगुलेशन में किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। क्लोटिंग ऑफ ब्लड, क्लोटिंग ऑफ ब्लड का क्या मतलब है, कोएगुलेशन और ब्लड क्लोटिंग इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन आवर बॉडी। अब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का क्या मतलब होता है, जो ये ब्लड क्लोटिंग है वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम क्या हैं भाई, हम इंसान हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल सेफली रहेंगे। ठीक है, हमें बहुत सारे काम भी करने होते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमें एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हम अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, ऐसा है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपना खाना बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल इकट्ठे करने पड़ते हैं, उसके बाद उसको कुक करना पड़ता है, उसके बाद उसको खाना पड़ता है, तब हमें एनर्जी मिलती है। अब ये इतने सारे काम हैं कि हम फूड को क्या करें भाई, पैदा भी करते हैं, जैसे कि फसल उगाते हैं हम, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं भाई, उसको काटते भी हैं, फिर उसको भाई अलग भी करते हैं, उसके बाद उसको कुक भी करते हैं। तो इन सारी प्रोसेसेस के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। अब ये भी चीज पॉसिबल है कि इतनी सारी एक्टिविटीज करते टाइम हमें कोई ना कोई इंजरी भी हो सकती है, चोट भी लग सकती है। अब उस चोट लगना किसको बोलते हैं, जब हमारी बॉडी से, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर कोई कट लग जाए और वहां से खून बहने लग जाए, उसे हम बोलते हैं कि हमारे चोट लग गई है। ठीक है, अब ये चोट हमें लग सकती है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इतने काम करेंगे तो कोई ना कोई तो इंजरी हमें हो सकती है। लेकिन उस इंजरी के कारण जो ब्लड लॉस होगा वो हमारे लिए बहुत ही, हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट डालेगा। हमारी बॉडी बिल्कुल भी अलो नहीं करेगी कि हमारे बॉडी से लगातार ब्लड बाहर फ्लो होता रहे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लास्ट लेक्चर से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ब्लड का क्या क्या काम है। ब्लड का काम ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इनका ट्रांसपोर्ट करने का भी काम है। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का बहुत ज़्यादा मेन रोल है। तो हम बिल्कुल भी अलो नहीं कर सकते कि ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। अगर ब्लड हमारी बॉडी से बाहर निकल गया तो उसके कारण हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वो इंटरप्ट हो जाएंगी, जिसके कारण हम अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और हम डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है उसको हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बोल सकते हैं। इसका क्या रीज़न है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब होता है जब हमारे बॉडी के ऑर्गन और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है, लगातार कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहते हैं हमारी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए। ठीक है, तो ब्लड भी हमारी लाइफ की जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनको सुचारू रूप से चालू रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। अब ये ब्लड क्लॉटिंग क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग का एक काम क्या है कि हद से ज़्यादा जब खून हमारी बॉडी से बाहर निकलता है तो उसको बाहर जाने से रोकती है। कौन, ब्लड क्लॉटिंग। और ब्लड क्लॉटिंग थी क्या, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है जिस भी साइट पे हमें चोट लगी है उस साइट के ऊपर जो ब्लड है वो किसके अंदर, एक जेल टाइप के सब्सटेंस के अंदर चेंज हो जाएगा, जिसके कारण हमारी बॉडी से ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं हो पाएगा। उसके बाद है प्लेटलेट्स एंड द क्लॉटिंग फैक्टर वर्क टुगेदर टू सील द साइट ऑफ इंजरी। अब इसने ये भी बता दिया कि हमारे जो ये कोएगुलेशन की प्रोसेस है उसमें अपना मेन योगदान कौन देगा। तो हम यहाँ पे भी पढ़ते आ रहे हैं ना कि ब्लड के अंदर क्या होती है, प्लाज्मा होती है, रेड ब्लड सेल होती हैं, वाइट ब्लड सेल होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हम इनका तो रोल देख चुके हैं कि रेड ब्लड सेल्स का क्या मतलब है, ठीक है, क्या काम है, वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है, प्लेटलेट्स का भी हमने रोल देखा था। लेकिन प्लेटलेट्स का सबसे ज़्यादा रोल कहाँ पे होता है, ब्लड क्लॉटिंग की साइट के ऊपर। जब हमारा ब्लड क्लॉट होने को होता है उस टाइम पे आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का इतना रोल नहीं रहता जितना हमारा प्लेटलेट्स का रहता है। ठीक है, अब वो रोल क्या होता है,
प्लेटलेट्स और क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर्स के अंदर कौन कौन आ गए, बार बार जिक्र हो रहा है इसका, हम बाद में अच्छे से क्लोटिंग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लोटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, जैसे कि फिब्रिनोजन है। फिब्रिनोजन क्या है, एक क्लॉटिंग फैक्टर है, मतलब ब्लड कोएगुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसके कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकती। द क्लॉट विल डिसॉल्व आफ्टर डैमेज हील्स, ठीक है। अब ये क्लॉटिंग क्या थी, क्लॉटिंग का काम था जब हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड बाहर निकल रहा है इंजरी की साइड से, उस टाइम पे उसको जेल में बदलने का काम, जो प्रोसेस हो रही थी उस प्रोसेस को हमने क्लॉटिंग बोला था। अब वो जो क्लॉट बना है, वो क्लॉट ऐसा है नहीं कि बाहर से कोई मटेरियल आया है उसके कारण क्लॉट बना है, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी ब्लड था वही ब्लड तो वहां पे आके जम गया है ना, उसी ने तो जेल की फॉर्मेशन कर ली है, पहले वो लिक्विड स्टेट में था, अब उस जगह पे क्या हो गया, वो जेल की फॉर्म में हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हम बाहर से कोई भी कोएगुलेशन के लिए हमने बाहर से कोई मटेरियल नहीं लिया है, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा था उसी ने जेल की फॉर्मेशन कर ली है, ठीक है। अब वो जो जेल की फॉर्मेशन हुई है ना, वो कब तक रहेगी, वो हमारे इंजरी की साइट पे वो पपड़ी जब तक रहेगी जब तक हमारी वो साइट बिल्कुल हील नहीं हो जाती, और जिस टाइम पे हमारी चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी तब वो जो जेल लाइक सब्सटेंस जो हमारी चोट के ऊपर आया था वो अपने आप ही ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो अपने आप जिस टाइम पे हमारी इंजरी की साइड जहाँ पे हमारी चोट लगी थी, जिस टाइम पे वो साइट बिल्कुल हील हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, उस टाइम पे वो जो क्लॉटिंग है वो अपने आप पिघल के ब्लड में मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, हाँ, अब ये जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है उसके अंदर किस किस का काम होता है हमें उसके बारे में देखना है, ठीक है। अब हम ये ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है, ब्लड के कारण होती है, ठीक है। अब ब्लड के कारण होती है तो ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल्स, और कौन प्रेजेंट होती है, हमारी प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा मेन काम होता है वो होता है हमारा प्लेटलेट्स का, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम होता है किसमें, ब्लड कोएगुलेशन में। अब प्लेटलेट्स ऐसा क्या करती हैं, प्लेटलेट्स ऐसा क्या करती हैं इसके कारण हम बोलते हैं कि भाई ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो देखो, प्लेटलेट्स के अंदर प्रो थ्रोम्बोब्लास्टिन नाम का क्या होता है, मटेरियल होता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बोब्लास्टिन नाम का क्या होता है, मटेरियल होता है। वो क्या करता है, जिस टाइम पे भी हमारी इंजरी की होती है ना, मतलब हमारी बॉडी में कहीं पे भी चोट लगेगी तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारी इसके पास प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के पास मैसेज जाएगा कि हमारे चोट लगी है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर मान के चलो हमारे घर के अंदर अचानक से कोई चोर घुस जाते हैं, ठीक है, मान लो कि रात का टाइम है और चोर घुस जाते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, मान लो किसी एक को पता चल गया, ठीक है, एक को पता चल गया कि हमारे घर पे चोर घुसे हैं, तो वो क्या करेगा, दूसरे को भी, वो अपनी मम्मी को भी जाके उठाएगा, ठीक है, वो अपने पापा को भी जाके उठाएगा, फिर वो दोनों मिलके उनके बहन भाइयों को भी जाके उठाएंगे, ठीक है। मतलब पूरे घर के हम क्या कर देंगे, उनको एक्टिव ही तो कर रहे हैं। हमारे घर के अंदर जब चोर घुस रहा है तो हम हमारे घर के सारे सदस्यों को एक्टिव कर रहे हैं ना, ताकि वो उस चोर को पकड़ सके। आ रही है बात समझ, तो इसका मतलब इस प्रोसेस में भी क्या होगा, कुछ इसी तरीके से होता है। जिस टाइम पे भी हमारी बॉडी को ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोई भी चोट लग गई है, तो चोट लगते ही क्या होगा, सबसे पहले प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव हो जाएगा, और जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन है वो एक्टिव होके क्या करेगा, मतलब वो उठ चुका है, उसको पता लग गया कि चोर आ गया घर में, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वो धीरे से कैल्शियम के पास जाएगा, ठीक है। वो किसके पास जाएगा, कैल्शियम के पास, बोलेगा कि देख हमारे घर में क्या हो गया, चोर घुस गए, ठीक है। फिर बोलेगा कैल्शियम, अरे ठीक है मैं उठ तो गया हूं लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो फिर ये क्या करेंगे, ये दोनों जा करके प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिल करके क्या कर देंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एक तरीके से यूं लगा लो, जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन था, ठीक है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन था, वो अपने आप में इनएक्टिव फॉर्म थी, उसने क्या किया, कैल्शियम के साथ में मिलके इसके अंदर चेंज कर लिया खुद को, उसने खुद को थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर चेंज कर लिया। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन नाम के
को किसके अंदर कर देगा, थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब ये प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रो वर्ड जहां पे आ जाए उसका मतलब होता है पहले, ठीक है, प्रो मतलब पहले, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, थ्रोम्बिन की जो पहले की अवस्था है वो प्रोथ्रोम्बिन है, और ये कैसी है, ये इनएक्टिव स्टेट है। ये क्या है, इनएक्टिव स्टेट है। इस इनएक्टिव स्टेट को हमें एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये सो रहा है, इसको हमें जगाना पड़ेगा कि हमारे क्या हुई है, इंजरी हुई है, और इसकी उठ के इसकी जरूरत है हमें। तो क्या होगा, जो हमारी प्रोथ्रोम्बिन है वो एक इनएक्टिव स्टेट है, उस टाइम पे कौन जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन अपने कैल्शियम को साथ में लेके जाएगा, किसको उठाने के लिए, थ्रोम्बिन को उठाने के लिए। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस थ्रोम्बिन का भी क्या काम है, ये थ्रोम्बिन जा करके फाइब्रिन के पास जाएगा और क्या करेगा, फाइब्रिन को एक्टिव करने का काम करेगा, ठीक है, फाइब्रिन को एक्टिव करने का काम करेगा। और फिब्रिन क्या करेगा, फिब्रिन फिर क्लॉट की फॉर्मेशन करेगा, फिब्रिन अपने आप को फिर डिवाइड करता रहेगा, ठीक है। कुल मिला के पूरी प्रोसेस का क्या मतलब है, पूरी प्रोसेस का मतलब है कि हमें करनी है क्लॉट की फॉर्मेशन, और क्लॉट की फॉर्मेशन के लिए हमें जरूरत है फिब्रिन की, ठीक है, फिब्रिनोजन जिसको बोलते हैं, फिब्रिनोजन से फिब्रिन के अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब क्या करना है, हमें फिब्रिन की जरूरत है, लेकिन फिब्रिन अपने आप कभी भी एक्टिव नहीं होगा। फिब्रिन क्या होता है, एक इस तरीके से जाली की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, एक ऐसे जालीनुमा स्ट्रक्चर होती है फिब्रिन, ठीक है, जिस तरीके से लगा लो एक नेट होता है ना, नेट, उस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ये क्या है, फिब्रिन। अब हमारे क्लॉट के अंदर सबसे ज्यादा रोल किसका है, फिब्रिन का है। हमें फिब्रिन चाहिए अगर ब्लड क्लॉटिंग करनी है तो, लेकिन हम डायरेक्टली फिब्रिन को एक्टिव नहीं कर सकते। हमारे पास प्रेजेंट क्या है, हमारे पास प्रेजेंट है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, हमारे पास क्या प्रेजेंट है, थ्रोम्बोसाइट, जिनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। अब वो जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स के पास इनएक्टिव फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। अब वो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन खुद में कुछ नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, कैल्शियम आयंस के पास में जा करके कैल्शियम आयंस से कंबाइन हो जाएगा, और फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर। जहां पे प्रो वर्ड आ गया, इसका मतलब जो नेक्स्ट चीज बनेगी उसके आगे से प्रो हटा दो, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, वो क्या करेगा, वो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन के पास। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये थ्रोम्बिन है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन है। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, अब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये थ्रोम्बिन भी खुद में कुछ नहीं कर सकता। थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन फिर जा करके फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। और फाइब्रिनोजन क्या है, इनएक्टिव साइट है। जिस टाइम पे थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के पास जाएगा तो फाइब्रिनोजन को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ये फिब्रिन क्या है, जालीनुमा स्ट्रक्चर है, एक्टिव साइट है, और ये एक्टिव चीज क्या कर देगी, अपने आप में पहले डिवाइड करेगी, ठीक है। पहले थोड़े से जालीनुमा स्ट्रक्चर था, फिर और ज्यादा जालीनुमा स्ट्रक्चर बना लेगी, ठीक है। ये जालीनुमा स्ट्रक्चर फिर क्या करेगी, क्लॉट की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। अब इंजरी की साइट, मान लो मेरे हाथ पे चोट लगी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिब्रिन क्या कर लेगा, अपना नेटवर्क सा बना लेगा। अब ये जो जाला बनाया है, इस जाले के अंदर आके कौन फंसेगा, इस जाले के अंदर आके फंसेंगी जो डेड सेल्स हैं वो, ठीक है। क्योंकि हमारी जो इंजरी की साइट है वहां पे भी तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स फ्लो कर रही होंगी ना, बहुत सारी ब्लड वेसल्स फ्लो कर रही हैं, तभी तो हमें चोट लगते ही ब्लड वेसल्स से खून बाहर आया है। अब वो जो क्लॉट बनेगा वो किससे बनेगा, वहां पे जो ब्लड है उसी का तो जेल की फॉर्म में कन्वर्जन होगा। अब यहाँ पे जो फिब्रिन की फॉर्मेशन हो गई वो कहाँ पे हुई है, फिब्रिन की फॉर्मेशन जहाँ पे हमें चोट लगी थी, उस चोट के ऊपर ऐसे जालीनुमा स्ट्रक्चर बन जाएंगी, और उस जाली के अंदर आ करके, क्योंकि अब देखो इसके अंदर मान लो ये ब्लड वेसल है, ठीक है, और हमें चोट कहाँ पे लगी है, इस साइड के ऊपर लगी है, ठीक है। इस साइड के ऊपर आकर के जालीनुमा स्ट्रक्चर तो बना ली, ठीक है, जालीनुमा स्ट्रक्चर तो किसने बना ली, फिब्रिन ने आकर के जालीनुमा स्ट्रक्चर बना ली। अब इस ब्लड के अंदर कंटिन्यूअसली फ्लो भी तो कर रहा है, आरबीसीज भी तो हैं, डब्ल्यूबीसी भी तो हैं। ये डब्ल्यूबीसी और आरबीसी आकर के इसके अंदर जब फ्लो कर रही हैं, तो इस जालीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर आकर के जो व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स हैं, वो आकर के इसमें
फंस जाएंगी, ठीक है, और ये जो आके फंसी है ना वो डेड सेल्स हो जाएंगी, ठीक है। प्रोसेस आई समझ? एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर क्लॉट की फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लॉट की फॉर्मेशन करने के लिए हमें फिब्रिन की जरूरत होगी। फिब्रिन क्या होती है? एक जालीनुमा स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो कि क्या कर सकती है? ब्लड को क्लॉट करवा सकती है, हमारा जो लगातार खून बह रहा है उसको रोक सकती है। लेकिन हम फिब्रिन को डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ क्या चीज प्रेजेंट है? हमारे पास प्रेजेंट है प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अब इन थ्रोम्बोसाइट्स के पास प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में एक मटेरियल प्रेजेंट है। वो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? जिस टाइम पे हमें चोट लगेगी तो हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल जाएंगे। किसके पास जाएंगे? सबसे पहले सिग्नल जाएंगे हमारे प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के पास। लेकिन प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन खुद में कुछ भी नहीं कर सकता। वो क्या करेगा? वो जा करके कैल्शियम को उठा देगा, ठीक है, कैल्शियम को एक्टिवेट करेगा। और ये कैल्शियम कहाँ पे प्रेजेंट है? कैल्शियम हमारी ब्लड स्ट्रीम में ही तो प्रेजेंट है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के बताए नहीं थे कि जो हम खाना खाते हैं तो वहां से बहुत सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, जो ग्लूकोज है, वो सब कुछ ब्लड में ही फ्लो कर रहा है हमारा, ठीक है। तो वहां से क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जा करके कैल्शियम को एक्टिवेट करेगा और प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा। ये जितनी भी चीजें हो रही है ना, ये सारी हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर हो रही है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर हो रही है ये सारी प्रोसेस, ठीक। तो अब क्या हो गया? हमारा प्रोथ्रोम्बिन को इस थ्रोम्बोप्लास्टिन ने कैल्शियम आयन के साथ मिलके थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इस थ्रोम्बिन का क्या काम होगा? ये देखो, अब ऐसा नहीं है कि प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जाकर के फिब्रिन को एक्टिवेट कर सकता है, ये चीजें स्टेप वाइज ही होंगी। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन में ही चेंज हो सकता है, और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम आयन के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और थ्रोम्बिन का काम क्या होगा? थ्रोम्बिन का काम होगा जा करके चुपके से किसको एक्टिवेट करना? फाइब्रिनोजन को। फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म थी, फाइब्रिनोजन को जब थ्रोम्बिन एक्टिवेट कर देगा तो वो फिब्रिन की फॉर्मेशन कर लेगी। और फिब्रिन क्या है? एक एक्टिव फॉर्म है। वो एक्टिव फॉर्म क्या करेगी? एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बना देगी। अब एक जालीनुमा स्ट्रक्चर से तो कुछ होगा नहीं, तो वो क्या करेगी? अपने पॉलीमर बनाना शुरू कर देगी। पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, मर का मतलब पार्ट, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बड़ा जालीनुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब उस जालीनुमा स्ट्रक्चर के पास क्या होगा? फिब्रिन क्या करेगा? बहुत सारी ब्लड सेल्स को अपने अंदर अट्रैक्ट करने का काम करेगा। कहाँ से? ब्लड स्ट्रीम से। तो इस ब्लड स्ट्रीम से जो डेड सेल्स हैं, ठीक है, जो आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, तो ब्लड सेल्स को वो अट्रैक्ट करने का काम करेगा। जब वो उनको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करते ही क्या होगा? अट्रैक्ट करते ही, हवा के संपर्क में आते ही वो एक जेल लाइक फॉर्मेशन कर लेंगे, एक क्लॉट की फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? हमारी क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है। अब इस प्रोसेस को हम रिटर्न फॉर्म में किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। स्टेप्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में क्या क्या स्टेप्स आते हैं? तो देखो, द क्लॉटिंग प्रोसेस अकर इन मल्टीपल स्टेप्स। ऐसा नहीं है कि हमारी जो क्लॉटिंग की प्रोसेस है, ब्लड क्लॉटिंग है, वो एक ही स्टेप में कभी भी नहीं होगी, ठीक है। ये स्टेप वाइज चलने वाली प्रोसेस है। तो ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हो या फिर आगे भी जो पॉइंट्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपने पहले कोई लिख दिया बाद में कोई लिख दिया, बिल्कुल सीक्वेंस से ही चलेंगी। व्हेन ए ब्लड वेसल इज इंजर्ड, जिस टाइम पे क्या होता है? हमारी ब्लड वेसल्स इंजर्ड होती हैं, हमें कहीं पे भी चोट लगती है, तो उस टाइम पे क्या होगा? हमारी जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। यही बात बताई थी ना अभी कि हमें जब भी चोट लगेगी तो हमारी जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट एक्टिव हो जाएंगी। एक्टिव होके वो क्या करेंगी? दे एडहेयर टू सराउंडिंग वॉल्स ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। अब मानो ये क्या है? हमारी ब्लड कैपिलरी है और यहाँ पे हमें क्या होगी? चोट लगी। अब यहाँ पे देखो, चोट लगी थी इसीलिए तो यहाँ पे ये होल हुआ है, ठीक है। इस होल से क्या होगा? यहाँ पे पहले ब्लड फ्लो कर रहा था, अब ये ब्लड यहाँ
बाहर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। अब जब ये यहाँ पे हमें चोट लगी है तो हमारे किसके पास सिग्नल गया, प्लेटलेट्स के पास सिग्नल गया। अब वो प्लेटलेट्स क्या करेंगी, मौके की जगह पे पहुंच जाएंगे। अब ये प्लेटलेट्स आकर के यहाँ पे इकट्ठी होगी, ठीक है, कौन आ गई, प्लेटलेट्स आके यहाँ पे इकट्ठी हो गई। प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते थे, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते थे। प्लेटलेट्स आफ्टर देयर शेप फॉर्म ए प्लग, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेंगी, एक प्लग की फॉर्मेशन कर लेंगी, ठीक है। कभी भी देखा होगा जो क्लॉट होगा ना वो हमारे इस तरीके से बना हुआ होगा, ठीक है, ऊपर जमा होता है ना जो पार्ट, थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट एक पल्प की फॉर्मेशन कर लेगा। प्लग की फॉर्मेशन करने के बाद क्या होगा, प्लग फिल्स द इंजरी एंड प्रिवेंट द ब्लड फ्लो। अब ये जो प्लेटलेट्स आके इकट्ठी हो गई हैं वो कुछ इस तरीके से इकट्ठी होंगी कि जो कंटिन्यूअसली ब्लड बाहर निकल रहा था अब वो ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। फिर क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर गेट एक्टिवेट। उसके बाद क्या होंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और क्लॉटिंग फैक्टर थे कौन से हमारे, क्लॉटिंग फैक्टर थे हमारे थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, फिब्रिनोजन हो गया, वो क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। अब उनको एक्टिवेट कौन करेगा वो देखो, दे सेंड आउट सिग्नल्स टू वन अनदर, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, सिग्नल्स देना स्टार्ट कर देंगे और एक इवेंट बना देंगे, एक चेन ऑफ इवेंट बना देंगे। जो हम अभी पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे जो डिफरेंट टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर्स थे वो एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे कि इसने इसको एक्टिवेट किया, ठीक है, कैल्शियम आयंस के साथ में, फिर इसने इसको एक्टिवेट किया, इसने फिर फिब्रिनोजन को एक्टिवेट किया, तो एक बहुत चेन बना देंगे इवेंट्स की, ठीक है। अब वो उसके अंदर क्या होगा, इन प्रेजेंस, अब ये वो बता रखी है कि वो स्टेप कौन कौन से होंगे, कौन किसको जाके एक्टिवेट करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट्स इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो हमारी थ्रोम्बोसाइट्स थी वो अकेले कुछ भी नहीं कर पा रही थी, वो कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट करने का काम करेंगी। अब जब प्रोथ्रोम्बिन की कन्वर्जन हो गया उसके बाद क्या होगा, दिस आल्सो एक्टिवेट फिब्रिनोजन। यही बात बताई थी कि जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन है वो जाकर के फिब्रिनोजन को क्या करेगा, एक्टिवेट करने का काम करेगा। और ये फिब्रिनोजन क्या करेगा, फिब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म थी, ये कैसी थी, इनएक्टिव फॉर्म, ये कैसी थी, इनएक्टिव फॉर्म थी। फिब्रिनोजन क्या है, एक इनएक्टिव फॉर्म है। फिब्रिनोजन इज इनएक्टिव फॉर्म, फिब्रिनोजन क्या है कि इनएक्टिव फॉर्म है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म के अंदर। और फिब्रिनोजन की एक्टिव फॉर्म क्या होती है, फिब्रिन होती है, फिब्रिन के अंदर वो कन्वर्ट हो गया। ऑन द साइट ऑफ इंजरी फिब्रिन एंड प्लेटलेट्स क्रिएट ए क्लॉट। अब क्या होगा, जो वो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स और फिब्रिन मिलके क्या कर देंगे, क्लॉट की फॉर्मेशन कर लेंगे। और फिब्रिन क्या था, एक जालीनुमा स्ट्रक्चर था। अदर प्रोटीन प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ क्लॉट फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। अब क्या होगा, उस ब्लड के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स भी तो फ्लो कर रहे हैं। अब वो प्रोटीन्स क्या करेंगे, प्रोटीन इस चीज को रोकेंगे कि जो हमारा छोटा सा घाव है वो और ज्यादा ना बढ़ जाए, वो और ज्यादा स्पेस तक, और ज्यादा स्पेस को ना घेर ले, वो घाव बड़ा ना हो जाए, उसको रोकने का काम करेंगे हमारे कुछ प्रोटीन्स। एज द डैमेज टिश्यू हील्स, जब हमारा डैमेज्ड टिश्यू हील हो जाएगा। अब डैमेज्ड टिश्यू का क्या मतलब है, मतलब जहां पे चोट लगी थी, जहां पे हमारे चोट लगी थी, जब वो चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी उस टाइम पे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा फिर क्लॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब क्लॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उस क्लॉट के साथ क्या होगा, उस क्लॉट के साथ कुछ ऐसा होगा कि वो क्लॉट दोबारा से नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ब्लड के उस क्लॉट के अंदर क्या थी, क्लॉट के अंदर हमारी प्लेटलेट्स थी, रेड ब्लड सेल्स थी, वाइट ब्लड सेल्स भी फंसी हुई थी। तो हमारी बॉडी जब क्लॉट का कोई काम नहीं होगा, जब चोट ठीक हो जाएगी उस टाइम पे अपने आप हमारी बॉडी उस क्लॉट को डिसॉल्व कर लेगी हमारी बॉडी के अंदर ही। फिब्रिन स्ट्रैंड ब्रेक डाउन, और जो हमारी फिब्रिन जो जालीनुमा स्ट्रक्चर थी वो अपने आप टूटना शुरू हो जाएगी। ये कब के स्टेप हैं, ये लास्ट के जो 3 स्टेप दिखाई दे रहे हैं, ये लास्ट के 3 स्टेप उस कंडीशन में है जब हमारी चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, द ब्लड रिटर्न द क्लॉट प्लेटलेट्स एंड
सेल। उसके बाद जो हमारा क्लॉट था वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, हमारी ब्लड सेल्स के अंदर और प्लेटलेट्स के अंदर। तो ये पूरी प्रोसेस किसकी थी, ब्लड क्लॉटिंग की हमारी प्रोसेस थी। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज देख लेते हैं कि जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी, जो हमारी ब्लड की क्लॉटिंग हो रही थी, वो ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से हो रही थी, फिब्रिनोजन की वजह से हो रही थी, थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से हो रही थी, कैल्शियम आयंस की वजह से हो रही थी। ठीक है, जो हमारे कैल्शियम आयंस हैं उनकी वजह से, प्लस किसकी वजह से, फिब्रिन की वजह से, फिब्रिनोजन की वजह से और थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से। ठीक है, इनकी वजह से हो रही थी। और ये सारी चीजें प्रेजेंट कहाँ होती हैं, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होंगी। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि जब हमारा ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होगा उस टाइम पे ये सारी चीजें वैसे तो प्रेजेंट है ही ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो ये पहले ही क्लॉट क्यों नहीं बना लेती। ठीक है, ये पहले ही क्लॉट क्यों नहीं बना लेती, क्योंकि हमें ब्लड क्लॉटिंग के लिए किस किस की चीज की जरूरत है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमें कैल्शियम आयंस की, फिब्रिनोजन की, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन की, इन चीजों की जरूरत है। और किस चीज की जरूरत है, जैसे कि आरबीसी की है, डब्ल्यूबीसी की है, ब्लड सेल्स की है। ये जितना भी मटेरियल अभी मैंने बोला है वो सारा मटेरियल हमारी ब्लड स्ट्रीम में ऑटोमेटिकली पहले ही प्रेजेंट होता है, हमें बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ता। तो ऐसा क्या होता है कि जब हमें चोट लगती है उस टाइम पे तो क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन जब हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज चलती रहती हैं, जब कोई चोट नहीं लगती, उस टाइम पे हमारी बॉडी में क्लॉट की फॉर्मेशन क्यों नहीं होती। हालांकि ये सारी चीजें तब भी ब्लड में प्रेजेंट है और जिस टाइम पे हमारे चोट लगेगी उस टाइम पे भी सारी चीजें ब्लड में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो ऐसी क्या चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है उस टाइम पे तो क्लॉट बनता नहीं है, लेकिन जब चोट लगती है उस टाइम पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। तो उसका क्या रीजन हो सकता है, तो देखो इस केस के अंदर आएगा हमारा एक वर्ड हिपेरिन। इसकी आई थिंक स्पेलिंग गलत हो सकती है, बट ये ध्यान में रखना आप, ये हिपेरिन वर्ड जो है, ठीक है, ये हिपेरिन क्या है, हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको हम एंटी कोएगुलेंट भी बोलते हैं, एंटी कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट बोलते हैं। एंटी कोएगुलेंट का मतलब है ऐसी चीज जो कोएगुलेशन को ना होने दे। ठीक है, एंटी का मतलब होता है विपरीत, जो कोएगुलेशन को ना होने दे। और कोएगुलेशन क्या था, एक तरीके से खून का जमना कोएगुलेशन था। अब कोएगुलेशन खून का जमना था तो एंटी कोएगुलेंट का क्या मतलब होगा, मतलब हमारे ब्लड का है वो क्लोटिंग नहीं होने देगा। तो ऐसा काम कौन करता है, हमारा हिपेरिन करता है। हिपेरिन क्या करता है, ब्लड की क्लोटिंग होने नहीं देता। लेकिन हिपेरिन किस तरीके से ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देता। हिपेरिन की एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है। अच्छी तो ये है कि जिस टाइम पे अब ये सारी चीजें भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, हिपेरिन भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। जब तक हिपेरिन प्रेजेंट है तब तक, जब तक हिपेरिन प्रेजेंट है ब्लड में तब तक ये सारी चीजें ब्लड क्लॉट नहीं कर सकती, वो ब्लड के अंदर ऐसे ही फ्लो करती रहेंगी ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि हिपेरिन एक तरीके से लगा लो इनका राजा है, वो इनको कभी भी क्या नहीं करने देगा, ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं करने देगा। तो अब क्या सोच रहे हो कि जिस टाइम पे हमें चोट लगती होगी तब क्या हिपेरिन अपने आप से खत्म हो जाता होगा। तो देखो हिपेरिन के अंदर एक कमी भी होती है, वो क्या होती है, जब हिपेरिन ऑक्सीजन के मतलब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो हिपेरिन क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव बोल दो या फिर जम जाता है। ठीक है, जिस टाइम पे अब हिपेरिन एक्टिव है, जब तक हिपेरिन एक्टिव रहेगा तब तक वो ब्लड कोएगुलेशन बिल्कुल भी नहीं होने देगा। ठीक, लेकिन जिस टाइम पे हिपेरिन इनएक्टिव हो जाएगा उस टाइम पे तो क्या करेंगे, ये तभी के तभी मौका लगते ही ब्लड की क्लॉटिंग कर देंगे। ठीक है, अब ये चीज कब हो सकती है, जब हिपेरिन इनएक्टिव हो। और हिपेरिन इनएक्टिव कब होता है, हिपेरिन इनएक्टिव होता है एक कंडीशन के अंदर, कब, हिपेरिन इनएक्टिव होगा जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा। अब मान लो हमें क्या हो गया, चोट लगी। अब अगर चोट लगी है
चोट लगी है तो वहां पे ब्लड फ्लो भी कर रहा है ब्लड वेसल्स में। अब वो ब्लड फ्लो करता करता उसके अंदर सारी चीजें होंगी, हिपेरिन भी होगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी होगा, फिब्रिनोजन भी होगी, कैल्शियम आयंस भी होंगे, सारी चीज होंगी। ठीक है, तो हवा के लगते ही कौन इनएक्टिव हो जाएगा? हिपेरिन इनएक्टिव हो जाएगा। हिपेरिन के इनएक्टिव होते ही हमारी ये सारी चीजें मिलके क्या कर देंगी? क्लॉट की फॉर्मेशन कर देंगी। ठीक, अच्छा, अब कई बार ये देखा होगा जिस टाइम पे डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है, ठीक है, डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है, उस टाइम पे वो क्या करता है इस तरीके से, है ना, जब उसको, ठीक है, इंजेक्शन को क्या करता है, वो बार बार हिला के देखता है और उसके अंदर से पहले हवा सारी बाहर निकलता है। ठीक है, बल्कि उसको इस तरीके से, ठीक है, हिला के भी उसके अंदर यूं देखता है कहीं हवा रह ना गई हो, और पूरी हवा को बाहर निकालते तभी हमें क्या करता है, वो इंजेक्शन लगाता है। इसका क्या रीजन है? अगर मान लो उसने सिरिंज में सीधा मतलब भर के इंजेक्शन के अंदर पूरा जो भी कंटेंट उसको डालना है हमारी बॉडी के अंदर, जिस भी चीज का इंजेक्शन लगाना है, अगर वो बिना ही हवा को लगाए, बिना ही हवा को निकाले हमें इंजेक्शन लगा देगा, तो इंजेक्शन जब लगाएगा तो ब्लड वेसल्स के अंदर उस दवाई के साथ में, उस फ्लूइड के साथ में हवा भी जाएगी। अब हवा के अंदर ऑक्सीजन भी होगी। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन अगर हमारे ब्लड की सेल्स में एंटर कर गई उस इंजेक्शन के थ्रू, तो क्या होगा? हिपेरिन इनएक्टिव होगी। हिपेरिन इनएक्टिव होने के कारण ब्लड क्लोटिंग हमारी ब्लड की वेसल्स में ही हो जाएगी। अब ब्लड वेसल्स के अंदर अगर ब्लड क्लोटिंग हो गई तो ब्लड का फ्लो होना, अगर ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर अगर यहाँ से ऑक्सीजन आ गई, हिपेरिन के इनएक्टिव होते ही यहाँ पे क्लॉट की फॉर्मेशन होगी इस तरीके से। ठीक है, अगर बड़ा सा क्लॉट बन गया तो एक तरीके से क्या कर लेगा, यहाँ पे क्लॉट की फॉर्मेशन होते ही ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, बाहर पीछे से तो जो ब्लड आ रहा है वो तो प्रेशर लगाएगा वॉल्स के ऊपर। अब प्रेशर लगाता लगाता अगर यहाँ पे क्लॉटिंग होगी तो हमारी नस फट भी सकती है। ठीक है, अब नस फटने के कारण क्या होगा? अगर मान लो वो हमारे ब्रेन की नस हो, हेमरेज नाम सुना होगा, ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज का क्या मतलब है? हमारे ब्रेन के अंदर पहले ही बहुत पतली पतली क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो कि ब्लड का फ्लो करवाती हैं। अब अगर उन पतली पतली ब्लड कैपिलरीज के अंदर अगर क्लॉट की फॉर्मेशन हो गई तो वहां पे क्या होगा? ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। अगर ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा तो हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण हमारी अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, इंजेक्शन जब लगाना होता है तो उसके अंदर से बिल्कुल हवा को निकाल करके उसके बाद उस इंजेक्शन को हमारी बॉडी के अंदर लगाते हैं आर्टरीज में। ठीक है, तो ये सब कुछ क्यों है? ताकि हमारे बॉडी के अंदर हिपेरिन के कांटेक्ट में ऑक्सीजन ना आए और हमारे ब्लड के जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं बॉडी के अंदर ही क्लॉटिंग ना हो जाए। ठीक है, इस चीज को रोकने के लिए हमारे क्या होता है, ऑक्सीजन के मतलब हवा इंजेक्शन से बिल्कुल बाहर निकाली जाती है, उसके बाद वो लगाया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आई समझ के, क्लॉटिंग हमारे बॉडी के अंदर क्यों नहीं होती और बाहर क्यों होती है? क्योंकि बाहर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाती है और हिपेरिन इनएक्टिव हो जाता है। इसके कारण हमारी जो ब्लड क्लॉटिंग है वो बॉडी के बाहर ही होती है, इंजरी की साइड पे ही होती है, अंदर कभी भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। अगर इन चांस हो भी जाए तो उसके कारण भी इंसान की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, या फिर उस क्लॉट को फिर वहां से निकालवाना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ठीक है, अब उसके बाद अच्छा, अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें बन रही है ना हमारे, जैसे कि फिब्रिनोजन है, या फिर जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, कोएगुलेटिंग फैक्टर हैं। जितने भी कोएगुलेटिंग फैक्टर हैं इनकी फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है? कोएगुलेटिंग फैक्टर्स हैं, इन कोएगुलेटिंग फैक्टर्स की हमारी बॉडी के अंदर, लिवर के अंदर फॉर्मेशन हो रही है भाई, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हमारे जो कोएगुलेटिंग फैक्टर्स हैं उनकी फॉर्मेशन हमारी बॉडी में कहाँ पे हो रही है? हमारी बॉडी में हो रही है उसकी लिवर के अंदर फॉर्मेशन। ठीक है, इतनी बात आई समझ। अब ये थी हमारे पूरा किसका, ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर। उसके बाद हमें स्टडी करना है लिम्फ के बारे में कि लिम्फ क्या होती है। तो देखो, हम जब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे किस किस का जिक्र आया था? वहां पे आया था हमारे ब्लड का। ठीक है, ब्लड का भी जिक्र आया था, हार्ट का भी आया था, ब्लड वेसल्स का भी आया था। अब वो ब्लड वेसल्स जो हैं वो तो ब्लड का फ्लो करवाएंगी, लेकिन लिम्फ क्या चीज होती है? लिम्फ कहाँ पे प्रेजेंट होती है? देखो, जो ब्लड था उसका कलर कैसा था? उसका कलर रेड था। किसके कारण? रेड ब्लड सेल्स के कारण, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट थी। अगर पिगमेंट प्रेजेंट थी तो वो पिगमेंट कोई ना कोई कलर लेके आएगी। वो रेड कलर की पिगमेंट थी, इसीलिए ब्लड का कलर कैसा था? रेड कलर था। ठीक है, अब ये लिम्फ क्या चीज होती है?
जैसे कि ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वैसे ही लिम्फ भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। जिस टाइम पे हम इसके बारे में स्टडी कर रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे थे, तब तक हमने क्या पढ़ा था, लिम्फ के बारे में बस इतना ही पढ़ा था कि लिम्फ एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड की तरह ही। अब उसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ इज द फ्लूइड दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम। इसका क्या मतलब है, ब्लड जहां पे फ्लो कर रहा था उसको हमने सर्कुलेटरी सिस्टम बोला था, ठीक है, ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम बोला था। अब लिम्फ जिस सिस्टम के अंदर काम करेगा उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोल देंगे, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम बोल देंगे। ये भी क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। जैसे कि ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वैसे ही लिम्फ भी क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। द लिम्फ इज फॉर्म्ड व्हेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज कलेक्टेड थ्रू लिम्फ कैपिलरीज। तो देखो हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं। सेल्स ने क्या बना रखे हैं, टिश्यू बना रखे हैं। हर एक टिश्यू के बाहर अब तक क्या पढ़ते आए हैं कि ब्लड वेसल्स उसके बाहर घिरी हुई होती हैं, ठीक है, बहुत सारी वेन्स घिरी हुई होती हैं, बहुत सारी आर्टरीज घिरी हुई होती हैं, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज किसके बाहर है, हमारी उन टिश्यूज के बाहर घूमती रहती हैं। किसके कारण, ताकि वो वहां से क्या कर सकें, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकें, ऑक्सीजन उनमें से डाल सकें और न्यूट्रिएंट्स को ब्लड सेल्स तक सप्लाई कर सके, इसलिए, ठीक है। अब तक तो बात करी है किसकी, इनकी, ठीक है, जो रेड कलर की हमें आर्टरी दिख रही है उनकी, और जो हमें ये ब्लू कलर की हमें विंस दिख रही है, इनकी बात करी थी। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, जो हमारी टिश्यू है, ठीक है, जो हमारा टिश्यू होता है वो किससे बना हुआ होता है, बहुत सारी सेल्स से, ठीक है, बहुत सारी। अब ये सेल्स हैं, ये मिलके क्या बना रही है, टिश्यू, ठीक है। मान के चलो कि ये क्या है, हमारा कोई टिश्यू है। अब ये टिश्यू है तो ऐसा नहीं है कि इन सेल्स के बीच में कोई स्पेस ही नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो टिश्यू है इसके बीच में बहुत सारी सेल्स हैं। अब ये बहुत सारी सेल्स हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कनेक्टेड होंगी, इनके बीच में थोड़ा बहुत कुछ तो स्पेस होगा। अब वो जो स्पेस प्रेजेंट है उनके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। वो जो टिश्यू के सेल्स हैं उनके बीच में फ्लूइड भरा रहता है, उसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। अब एक बात बताओ, ये जो लिम्फ होगा वो कहाँ से आया होगा, जो ये लिम्फ है वो कहाँ से आया होगा। देखो इसके बाहर जो ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स बाहर घूम रही हैं, ठीक है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स बाहर घूम रही हैं, तो हमने एक चीज पढ़ी थी, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वो विंस हो, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वो विंस हो, वो हमारे हार्ट से निकल करके बाद में छोटी छोटी पतली पतली नलिकाओं में बट जाती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पहले तो आर्ट्रियोल्स बोलते थे, जो आर्टरी नीचे जाके डिवाइड हो रही थी उसको आर्ट्रियोल्स बोलते थे। जब वो आर्ट्रियोल्स और भी ज्यादा डिवाइड हो गई थी तो हमने उसको ब्लड कैपिलरीज का नाम दे दिया था, ठीक है, कैपिलरीज का नाम दे दिया था। इसी तरीके से विंस भी नीचे जाके बहुत ज्यादा डिवाइड होती हैं और जो लास्ट में डिवीजन होता है उनका, उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज के अंदर मैंने ये बताया था कि उसके अंदर हर तरीके का ब्लड, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड, दोनों टाइप का ब्लड उसके अंदर फ्लो करेगा। अब वो जो ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड कैपिलरीज की ये भी खास बात थी कि जो ब्लड कैपिलरीज की वॉल होती है वो बिल्कुल परमिट करती है किसी सब्सटेंस को अंदर आने में और बाहर जाने में। अब वो ब्लड कैपिलरीज थी जिनकी पतली पतली वॉल्स थी, उन्हीं के कारण तो कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और ऑक्सीजन का टिश्यूज को देना हुआ था। इसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स का भी हमने सप्लाई किया था टिश्यू सेल्स तक, क्यों, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल्स थी वो सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर जाने के लिए अलाउ कर रही थी। अब अगर इतनी सारी चीजों का ब्लड कैपिलरीज के थ्रू देना होगा तो वहां पे ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि साथ में कोई ना कोई फ्लूइड बाहर भी निकला होगा। अब जो वो ब्लड कैपिलरीज हैं जो यहाँ पे घूम रही हैं, तो वहां से थोड़ा थोड़ा सब्सटेंस क्या होता रहता है, बाहर निकलता रहता है, ठीक है, उसका थोड़ा प्लाज्मिक पार्ट हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स का पार्ट हो गया, ठीक है, वो क्या हो, और कुछ एक प्रोटीन्स हो गए, वो उन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू बाहर निकलते रहते हैं। अब वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सब्सटेंसेस कहाँ बाहर निकल रहे थे, टिश्यू सेल्स के पास। तो ऑब्वियस सी बात है कि टिश्यू सेल्स के पास ही क्या होगा, उन चीजों का भी सिक्रेशन होगा। अब वो जो फ्लूइड ब्लड सेल्स से ब्लड कैपिलरीज से बाहर निकल रहा है वो कहाँ पे आ जाएगा, इन टिश्यूज के
जो हमारे टिश्यू सेल्स हैं उनके बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस बात का पता चला कि लिम्फेटिक जो लिम्फ होती है वो क्या होती है। लिम्फ एक तरीके का ऐसा फ्लूइड होता है जो इंटरस्टिशियल, को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो टिश्यू के अंदर जो अलग अलग टाइप की सेल्स हैं उन सेल्स के बीच में कौन प्रेजेंट होता है, ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, जिस तरीके से हमारे ब्लड की ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, और ब्लड का सिस्टम होता है अपना पूरा, उसी तरीके से लिम्फ के पास भी क्या होती है, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ प्रेजेंट होगी, लिम्फ की कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी और लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जैसे कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी भाई, हमारा ब्लड वाले सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी, ब्लड प्रेजेंट था, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थी, और क्या चीज प्रेजेंट थी, हार्ट प्रेजेंट था हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसी तरीके से इसमें क्या चीज प्रेजेंट होगी, इसमें भाई हमारी लिम्फ प्रेजेंट होगी। ठीक है, और क्या चीज प्रेजेंट होगी, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होंगी, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होंगी, और क्या चीज प्रेजेंट होगी, हमारे लिम्फ नोड प्रेजेंट होंगी, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगी। लास्ट लेक्चर्स में मैंने इसके बारे में बता भी रखा है कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगे हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगे, लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक नोड्स। लिम्फेटिक वेसल्स किसको बोलेंगे, ऐसी वेसल्स, ऐसी नलिकाएं जिनके अंदर से लिम्फ ट्रेवल कर रहा होगा। जैसे कि ब्लड फ्लो कर रहा था वैसे ही लिम्फ भी तो एक फ्लूइड है, तो वो भी फ्लो करेगा। जिन वेसल्स के अंदर लिम्फ फ्लो करेगा उनको हम लिम्फेटिक वेसल्स बोल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। और लिम्फ क्या है, जैसे कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू था, वैसे ही लिम्फ भी क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, इट इज टिश्यू फ्लूइड बोल दो या फिर इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लिम्फ को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। अब टिश्यू फ्लूइड क्यों बोला, क्योंकि इस टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल्स हैं इनके बीच में कौन प्रेजेंट होता है, इनके बीच में प्रेजेंट होता है ये लिम्फ, इसीलिए हम इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। इट इज कलरलेस। कलरलेस क्यों है, क्योंकि इसके पास कोई स्पेशल टाइप की कलर्ड पिगमेंट नहीं है। जैसे ब्लड के पास रेड कलर के लिए हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट थी, वैसे लिम्फ के पास कोई पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए इसका कोई कलर नहीं होता। इट कंटेन लेस प्रोटीन व्हेन एज कंपेयर टू प्लाज्मा। ठीक है, जैसे कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर कितने परसेंट, 55% हमारे प्लाज्मा प्रेजेंट था, वैसे लिम्फ के अंदर बहुत कम प्रेजेंट होता है ये। क्योंकि देखो जो ये हमारी ब्लड वेसल्स थी उसी में से तो निकल के आया है, अगर उसी में से निकल के आया है तो जितना कंटेंट हमारे ब्लड वेसल्स के पास होगा उतना लिम्फ के पास तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। तो हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं और हमारी लिम्फ के अंदर कम प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से इसका क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो फ्रॉम टिश्यूज टू हार्ट। ब्लड के अंदर हमारा क्या हो रहा था, ब्लड जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था, ब्लड क्या कर रहा था, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट के अंदर फ्लो कर रहा था और डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट तक जा रहा था। तो हार्ट के अंदर से ब्लड बॉडी में भी जा रहा था और बॉडी से हार्ट में भी ब्लड जा रहा था। लेकिन जो हमारी लिम्फ होती है उसके अंदर सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। ठीक है, लिम्फ बस क्या करेगी, लिम्फ सिर्फ और सिर्फ हार्ट तक पहुंचाने का काम करेगी। ठीक है, लिम्फ हार्ट तक ही उसकी डायरेक्शन होगी, हार्ट से कभी भी क्या फ्लो नहीं होगा, लिम्फ का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो लिम्फ है वो हार्ट तक ही क्यों जा रही है, अब लिम्फ क्या करेगी, आसपास से है ना जो मटेरियल, वेस्ट मटेरियल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी कलेक्ट करने का काम करती है ये। और लास्ट में जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो क्या कर देती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स लास्ट में विंस के साथ जाके जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स ग्रीन कलर में दिख रही हैं वो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स हैं। लिम्फेटिक वेसल्स क्या करेंगी, लास्ट में जा करके विंस में मिल जाएंगी। ठीक है, विंस के अंदर मिल जाएंगी, वो ट्रांसफर कर देंगी। और हमने ये पता है कि पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट तक कैरी करने का काम कौन कर रही थी, कर तो ब्लड कैपिलरीज रही थी, लेकिन लास्ट में जाकर के विना केवा मिली थी हार्ट से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि विंस का काम था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने का, तो एक तरीके से क्या करेगा, विंस की हेल्प ही करेगा। उसके बाद क्या चीज आई, उसके बाद आई कि हमारे लिम्फ के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी।
तो देखो लिम्फ के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होंगे, लिम्फोसाइट भी प्रेजेंट होंगे, वाटर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन ये कितना प्रेजेंट होगा, उतना प्रेजेंट नहीं होगा जितना हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है। जो हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट था उतना तो हमारे लिम्फ के अंदर ये कंटेंट प्रेजेंट नहीं होगा। लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगी यहाँ पे, ठीक है। लिम्फोसाइट ज्यादा प्रेजेंट होंगी, इसके अंदर यूरिया भी होगा, वेस्ट मटेरियल भी होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स भी होंगे, फैट भी होगा। सबसे ज्यादा देखो जो फैट है को कौन कैरी करने का काम करेगा, फैट को कैरी करने का काम लिम्फ करेगी हमारी। कहाँ से करेगी, इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या चीजें जा रही थी, कार्बोहाइड्रेट भी जा रहे थे, प्रोटीन भी जा रहे थे, फैट भी जा रहे थे, सारी चीजें जा रही थी। लेकिन फैट्स को लेके जाने का काम कौन करेगा, हमारी लिम्फ करेगी, ठीक है। लिम्फ क्या काम करेगी, हमारे फैट को कैरी करने का काम करेगी। कहाँ से कहाँ तक, इंटेस्टाइन से बॉडी पार्ट्स तक। प्रोटीन कौन से प्रेजेंट होंगे हमारे लिम्फ के अंदर, एल्ब्यूलिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। अब ये देखो कि हमारे जो लिम्फ होती है ना, लिम्फ होती है, उस लिम्फ के अंदर फिब्रिनोजन प्रोटीन भी होता है। अब ये फिब्रिनोजन प्रोटीन क्लोटिंग में हेल्प करता है। फिब्रिनोजन प्रोटीन किस में हेल्प करता है, क्लोटिंग में, अभी पढ़ के आए हैं। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस, नाइट्रोजनस सब्सटेंस भी कुछ प्रेजेंट होते हैं हमारे लिम्फ के अंदर, ठीक है। वो क्या होते हैं, हमारे एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ही प्रेजेंट होते हैं हमारे लिम्फ के अंदर, उनको बाहर निकालने का काम करेंगे लिम्फ, ठीक है। अब ये लिम्फ ये बाहर कैसे निकालेंगे, वो वेन्स के अंदर ट्रांसफर कर देंगे वेस्ट मटेरियल को, वो बॉडी से बाहर निकाल देगा। अब उसके बाद क्या होगा, फंक्शंस क्या होते हैं लिम्फ के, लिम्फ का हमारी बॉडी के अंदर क्या काम होता है, इट इज यूज्ड टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम कौन करेगा, लिम्फ करेगा। अब न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम तो और भी कौन कर रहा था, न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम तो हमारा ब्लड भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन साथ के साथ लिम्फ भी क्या करेगा, लिम्फ भी हमारे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई में हेल्प करेगा, जैसे कि फैट्स को पहुंचा दिया, ठीक है। फैट्स को कैरी करने का काम कौन करेगा, इंटेस्टाइन से बॉडी तक हमारा लिम्फ करेगा। इट इज यूज टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द टिश्यू सेल्स। हाँ, अब टिश्यू सेल्स के बीच में ही तो प्रेजेंट था। अब ये टिश्यू की बहुत सारी सेल्स हैं, टिश्यू की बहुत सारी सेल्स हैं, उनके बीच में कौन प्रेजेंट है, हमारे लिम्फ प्रेजेंट है। अब ये टिश्यू सेल्स जो भी वेस्ट जनरेट कर रही हैं, कुछ तो हमारी ब्लड वेसल्स आकर के क्या कर देंगी, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जानी है वो ले जाएंगी, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है वो ले जाएंगी, लेकिन कुछ बचा खुचा प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ आएगा, इन सेल्स से निकल करके इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी तो आएगा। अब वो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल आया है उसको कैरी करने का कौन काम करेगी, हमारी लिम्फ। लिम्फ की भी कौन, लिम्फेटिक वेसल्स। उन लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर कौन कैरी करेगा, के अंदर हमारा जो इन टिश्यू सेल्स से निकला हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा। इट इज यूज टू मेंटेन द कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड। अब इस टिश्यू के अंदर फ्लूइड भी होना जरूरी है ताकि ये मूवमेंट कर सके, ठीक है, नहीं तो ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा। अब उसकी फ्लूइडिटी को भी मेंटेन करने का काम कौन करती है, ये हमारी लिम्फ ही करती है, उसको फ्लेक्सिबल रखती है। इट इज यूज टू absorb फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। हमारी इंटेस्टाइन के बाहर ब्लड वेसल्स भी बहुत ज्यादा होती हैं और साथ ही साथ लिम्फेटिक वेसल्स भी प्रेजेंट होती है। ब्लड वेसल्स बाकी न्यूट्रिएंट्स को लेके कैरी करने का काम करेंगी और लिम्फेटिक वेसल्स किसको अब्जॉर्ब करेंगी, वहां से फैट के मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब करेंगी। ज्यादा तो नहीं करेंगे लेकिन कुछ एक फैट के मॉलिक्यूल्स को कैरी करने का काम करेंगे। इट इज यूज टू एक्ट अगेंस्ट द पैथोजेनिक इन्फेक्शन माइक्रोब्स। अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी भी पैथोजन ने एंटर करी तो उस पैथोजन को भी किल करने का काम कौन करेगी, हमारी लिम्फ करेगी। जैसे कि अभी देखते आए थे कि इसमें फिब्रिनोजन होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो जिस टाइम पे ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, तो उस ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा चांस है कि इन्वायरमेंट से क्या हो, माइक्रोब्स की एंट्री हमारे बॉडी के अंदर हो जाए और वो कोई डिजीज कॉज करे। तो उस टाइम पे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने का काम बोल दो या फिर बाहर ही करने का काम कौन करेगा, हमारी लिम्फ भी उसके अंदर हेल्प करेगी, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। अब ब्लड क्लॉटिंग किस लिए हुई है, एक तो हमारे खून को बाहर बहने से रोकने के लिए, और दूसरी बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वगैरह वहां पे एंटर ना कर सके, इसलिए भी तो ब्लड क्लॉटिंग हुई, ताकि हमारी बॉडी को पैथोजन से भी बचाया जाए। और पैथोजन क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं।
ये काम होते हैं हमारे लिम्फ के। अब ब्लड और लिम्फ के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, तो देखो ब्लड कैसा कलर का होता है, रेडिश कलर का होता है, रेड कलर का होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण। हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण इसका रेड कलर होता है। इसका पेल येलो कलर होता है, किसके कारण, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होती। रेड ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन हमारे लिम्फ के अंदर कोई भी रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं होगी। बाई डायरेक्शनल फ्लो, हमारा जो ब्लड है उसका दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है। दोनों डायरेक्शन का क्या मतलब है, हार्ट से ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में भी जाएगा और सारे बॉडी पार्ट से हार्ट के अंदर भी ब्लड जाएगा। वो हम सर्कुलेशन के टॉपिक में हम पूरा देख चुके हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हमारे हार्ट में आ रहा था और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा था, मतलब उसका दोनों डायरेक्शन में फ्लो था। लेकिन जो हमारा लिम्फ है उसका यूनिडायरेक्शनल फ्लो रहता है, कहाँ से, टिश्यूज से, ठीक है, जो हमारी टिश्यूज की सेल्स रहेंगी उससे हार्ट तक, ये रहेगा हमारा। उसके बाद जो हमारा फ्लो है, ब्लड का फ्लो हमेशा रैपिड रहेगा, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी फ्लो करेगा हमारा ब्लड, लेकिन जो लिम्फ होगी वो बहुत ही स्लो तरीके से मूवमेंट करेगी, बहुत धीरे मूवमेंट करेगी, ठीक है। उसके बाद ल्यूकोसाइट काउंट रिलेटिवली लेस। ल्यूकोसाइट का क्या मतलब होता है, ल्यूकोसाइट हम बोलते हैं WBCs को, ठीक है, WBCs को, व्हाइट ब्लड सेल्स को ही हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो ल्यूकोसाइट की जो अमाउंट रहेगी वो हमारे लिम्फ में ज्यादा रहेगी, ब्लड के अंदर कम रहेगी। अब ये बात यहाँ पे रिलेट कर सकते हो कि जिस टाइम पे ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी उस टाइम पे हमारी लिम्फ किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने का काम कर रही थी। तो देखो हमारी जो लिम्फ है उसके अंदर बहुत ज्यादा WBCs प्रेजेंट होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स को हम हमारी बॉडी का सोल्जर भी बोलते हैं। तो अगर व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा है इंजरी की साइड पे तो बहुत पॉसिबिलिटी ये भी है कि वहाँ पे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, पैथोजेंस आएंगे, तो उसको किल करने का काम वो व्हाइट ब्लड सेल्स ही करेंगी, ठीक है। यहाँ पे प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे प्लेटलेट्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स हमारे लिम्फ के अंदर नहीं प्रेजेंट होंगी, ब्लड के अंदर हमारी प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ सीखी है, ब्लड क्लॉटिंग देखी है, ब्लड क्लॉटिंग के सारे स्टेप देखे हैं और हमें लिम्फ के बारे में भी कंप्लीट स्टडी कर ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें ट्रांसपोर्टेशन, देखो सर्कुलेशन हमने ह्यूमंस के अंदर तो देख लिया, ठीक है, लोअर वर्टिब्रेट्स में भी देख लिया, अब हमें प्लांट्स के अंदर देखना है कि हमारा सर्कुलेशन किस तरीके से होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।